नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। आज बात क्रिप्टो करेंसी को लेकर करेंगे। जी हां, केंद्र सरकार शुरुआत से ही क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त रही है। पहले सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाया और अब इसे मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में रख दिया है। क्या हुआ है, क्या उथल पुथल मची है, क्या बाजारों में क्या रुख रहा है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। बाजारों में एक शब्द काफी लोकप्रिय हो रहा है, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं। लोग इसके बारे में जानते भी हैं, कई लोग जानते भी नहीं है इसके बारे में, तो आज उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हर कोई इसके बारे में बात तो कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जितनी बड़ी आबादी इसके बारे में बात कर रही है, उतनी ही जानकारी इसके बारे में लोगों को कम है, या ये कहें कि जो जानकारी है वो गोलमोल सी है। तो सीधे आज आपको बताएंगे क्या कुछ मामला है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर, आज आपको बताएंगे। इसलिए आज हम क्रिप्टो के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में, जिससे आपको क्रिप्टो को लेकर जो मन में शंका है वो दूर की जा सके, जो भी आपके सवाल हैं वो दूर किए जा सके, जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं वो हम पूरा कर सकें, उसके पूरे जवाब को आपको दे सकें, ताकि हम और आप सभी क्रिप्टो की गुत्थी को आसानी से समझ सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो बाद में आता है, उससे पहले हम करेंसी समझ लेते हैं। पहले आपको करेंसी के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको क्रिप्टो समझने में काफी आसानी होगी। अर्थशास्त्र के अनुसार, अगर अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग में बात करूं, उसको अर्थशास्त्र में काफी लंबी चौड़ी इसकी परिभाषा है, इतनी मोटी कि उसके बारे में अगर सवाल जवाब किए जाएं तो आप शायद एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 10 बुक किताबें पढ़ सकते हैं, आप उस पर लिख सकते हैं। आप इतना मतलब इतना वाइड है ये विषय। एक उदाहरण से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि करेंसी क्या होती है। मान लीजिए आपको किसी इंसान से सेवा या फिर कोई सामान, ठीक है, उसको खरीदना है और उसको लेने के बदले आप उसको एक चीज़ देते हैं, उसी को हम करेंसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से कुछ अनाज उधार लिया, ठीक है, उससे मतलब कि आपने कहा कि भाई मेरे घर आप आके काम कर दीजिए, आपने उसको अनाज दे दिया। अनाज उस वक्त पे जो चीज़ें हैं वो करेंसी के रूप में काम करेगा। आपने उसको पैसे दे दिए, वो पैसा कहाँ से आया? करेंसी, इसी को कहते हैं। लेकिन इस छोटी सी बात का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत बड़ा है। देखिए, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, मैंने इसको कितना बड़ा बनाया, ठीक है। सवाल जवाब इतने बड़े हैं इस विषय को लेकर कि इस पर किताबें लिखी जा सकती है। मैंने पहले ही बताया, इस पर किताबें लिखी जा सकती है। जैसे मनी और करेंसी में अंतर क्या है, सरकार का इस पे रोल क्या है, नोट और सिक्के कैसे अलग अलग होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इस पे आप किताबें लिख सकते हैं। लेकिन हमारे और आपके बीच में पैसे को समझना काफी आसान हो गया है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मछली को पानी के बारे में बताना हो, पानी के बारे में अगर मछली को बताना, तो मछली की तरफ चारों तरफ पानी होता है, वैसे हमारी तरफ भी चारों तरफ पैसा है। तो हम ये चीज़ आसानी से बता सकते हैं कि भाई पैसा ये होता है, जैसे मछली को पानी बताना होता है। मछली को ये पता होता है, ये पता नहीं है कि पानी क्या होता है, लेकिन उसके पास पानी है। हमारे पास भी यही है कि पैसा है, लेकिन हमें ये नहीं पता पैसा होता क्या है। तो आइए पैसे और पानी में गोते लगाने के लिए आप समुद्र में आ जाइए। उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डिजिटल करेंसी वो करेंसी है जो कंप्यूटर की दुनिया में होती है। जी हाँ, इसको हम नोट और सिक्कों की तरह हाथ में लेकर छू भी नहीं सकते हैं। डिजिटल मतलब डिजिटल ही होते हैं, जैसे फ़ोन में हो गया या फिर कंप्यूटर में हो गया, मतलब एक तरीके से इंटरनेट पे जो पैसे होते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल करेंसी कहते हैं। ये पूरी तरह से वर्चुअल होती है। लेकिन आपको डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन में कंफ्यूज नहीं होना। आजकल हम क्या कर रहे हैं, यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको लेकर डिजिटल करेंसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। डिजिटल करेंसी में और डिजिटल करेंसी आपको जो समझने का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अलग होता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डिजिटली आपने किसी को 1000 रुपये भेजने हैं, आपने उसे ऑनलाइन भेज दिए, इसको हम डिजिटल ट्रांजैक्शन कहेंगे। आपको अपने किसी दोस्त को 1000 रुपये भेजने हैं, तो वो आप 1000 रुपये उसको डिजिटली भेज सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब ये वो क्या करेगा, 1000 रुपये कोई भी बैंक से जा करके या किसी भी एटीएम से निकाल सकता है, उसको हाथ में ले सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी है, इसके पूरे उलट है। पूरी उलट कैसे है कि डिजिटल करेंसी जो है उसको आप हाथ में नहीं ले सकते। आप उसको देख सकते हो, हाँ मेरे पास ये है, ये है, ये है, लेकिन आप उसको हाथ में ले सकते हैं। लेकिन वो जो करेंसी है आप उसको हाथ में ले सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन को आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन की जो अंडरलाइन करेंसी होती है वो हमारे द्वारा ही इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी होती है। अब समझ में आ रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है उसकी अंडरलाइन करेंसी जो होती है वो हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाती है। अब हम आपको आज के हमारे विषय सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं, जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी
एक तरह की डिजिटल करेंसी भी होती है, बस अंतर यह है कि इसमें क्रिप्टो शब्द जुड़ गया है। क्रिप्टो को कूटों के माध्यम से सुरक्षित किया गया है, मतलब इसको क्रिप्टो कोड के माध्यम से सुरक्षित किया गया है। एक खास बात यह भी है कि जहां सिक्कों और नोटों पर किसी देश की सरकार और केंद्रीय बैंकों का नियंत्रण होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश, किसी सरकार, किसी केंद्रीय बैंक या प्राइवेट संस्था या किसी भी इंडिविजुअल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। इसका कंट्रोल सीधा डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है क्रिप्टो करेंसी का। जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। सुरक्षा मानकों के लिहाज से ही इसको काफ़ी पसंद किया जाता है, इसलिए इसको लोकतांत्रिक करेंसी की संज्ञा भी दी जा रही है। लोग इसको लोकतांत्रिक करेंसी भी मान रहे हैं, मतलब जहां नोट और सिक्कों पर सरकार का, बैंक का नियंत्रण होता है, तो वहीं इस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। ये एक सामाजिक करेंसी होती है, इसमें बेईमानी और फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता है। लोगों का तो ये भी मानना है कि ये बिटकॉइन हमारे फ्यूचर की करेंसी होने वाली है। लोगों के पसंद करने का ये भी एक कारण है कि इसको जो लोग पसंद करते हैं वो इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें सरकार और बैंकों की कोई भूमिका नहीं होती, यहाँ पर सबकी भूमिका खत्म हो जाती है। अब इसके इतने फायदे हैं तो इसको लेकर भारत सरकार इतनी मतलब भारत सरकार इतनी नाराजगी क्यों दिखा रही है इसके साथ, इसका भी जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल क्या है, क्रिप्टो का प्रयोग कई मायनों में गलत कामों के लिए किया जाता है, जैसे स्मगलिंग, ब्लैक मनी, ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, अंडरवर्ल्ड, इन सब के कॉन्सेप्ट के लिए इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिप्टो को लेकर। इस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, सरकार इससे नाराजगी दिखा रही है, इसके खिलाफ खड़ी हो रही है। लोगों को डिजिटल करेंसी इतनी पसंद क्यों आ रही है, ये इसका कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। इसका नोटबंदी जैसे किसी भी सरकारी नियमों से मुक्त होना सबसे बड़ा कारण है। नाम से ही ये पता चल रहा है कि इसका अर्थ अत्यधिक सुरक्षित है, मतलब इसका जो अर्थ ही निकलकर सामने आ रहा है वो काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि ये दुनिया में कहीं भी चलती है। इसके लिए एक देश से दूसरे देश में ट्रांजैक्शन अगर करना हो आपको, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपको देना पड़ता था वो बिल्कुल ज़ीरो है। इसका भी आपको ध्यान नहीं रखना पड़ता, इसकी वजह से आप अच्छे से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज के समय में अब बात की जाए तो क्रिप्टो के क्या हाल है। आज के समय में 7,800 क्रिप्टो करेंसी है, मतलब 7,800 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो चलन में है, जिसमें से करीब 2,000 के करीब में डेड हो चुकी हैं। जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें करीब उनका क्रिप्टो का टोटल भाग 80% है, मतलब वो 80% भाग कवर कर लेती हैं। क्रिप्टो भी भारतीय रुपयों में अगर वैल्यू की बात करें तो 70 लाख करोड़ रुपए के बराबर पूरे क्रिप्टो की वैल्यू है। अकेले बिटकॉइन की कीमत करीब 42 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आपको पहले ही बताया था कि क्रिप्टो का उपयोग ज़्यादातर इलीगल एक्टिविटीज़ के रूप में किया जाता है, और मोनेरो ही वो एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका इस्तेमाल अंडरवर्ल्ड के द्वारा किया जा सकता है, मतलब किया जाता ही है, ठीक है। जिसका इलीगल एक्टिविटीज़ में जैसे स्मगलिंग हो गया, किडनैपिंग हो गया, फर्जी काम जो होते हैं, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अब भारत सरकार की बात कर लेते हैं। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर शुरुआत से ही सख्त रही है। अब इसे कानूनों को और भी कड़ा बनाया जा रहा है। इस क्रम में सरकार ने इस तरह के स्टेटमेंट्स भी ट्रेडिंग की कई गतिविधियों को मनी लॉन्ड्रिंग कानून, अगर अंग्रेजी में कहें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब हुआ कि अब ऐसी एजेंसियों की गतिविधियों पर सरकारी एजेंसियों की रडार रहेगी। अगर कोई व्यक्ति साफ सुथरा पैसा या व्हाइट मनी लगा रहा है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी का साफ सुथरा पैसा है, क्लीन मनी है, व्हाइट मनी है, तो उसके लिए कोई चेंज नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्लैक मनी लगाने की कोशिश करेगा, कोई 2 नंबर का पैसा लगाने की कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देखिए, ब्लैक मनी या 2 नंबर का पैसा देश की इकोनॉमी के एक कैंसर की तरह है। तो ब्लैक मनी का काम अगर कोई भी व्यक्ति कहीं भी कर रहा है, उसके अगेंस्ट तो सरकारी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि देखिए, देश एक टारगेट लेके चल रहा है कि हम ब्लैक मनी को खत्म करें, व्हाइट मनी में काम हो, साफ सुथरा काम हो, ताकि देश की इकोनॉमी बढ़े और उस बढ़ती हुई इकोनॉमी से हर व्यक्ति को फायदा मिले।
एक ताज़ा गजट अधिसूचना के अनुसार वैसे तमाम वर्चुअल डिजिटल पेमेंट्स जिन्हें आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है, उनसे ट्रेडिंग की कई गतिविधियां अब मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के दायरे में आएंगी। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी में किया जाने वाला ट्रेड प्रवर्तन निर्देशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी और आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को न्योता दे सकता है। क्रिप्टो में शायद कुछ केसेस में 2 नंबर का पैसा लगाया जा रहा है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में। तो अब जब पीएमएलए गाइडलाइंस अप्लाई हो जाएंगी, केवाईसी कंपलसरी हो जाएगा सब इन्वेस्ट करने वालों के लिए, तो उसका मतलब यह है कि अब 2 नंबर का पैसा आगे नहीं लग पाएगा, और अगर कोई 2 नंबर का पैसा लगाने की कोशिश करेगा तो उसके अगेंस्ट सरकारी कार्रवाई होगी। ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्ती बरती हो। इससे पहले भी सरकार अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसी करेंसी को लेकर सख्त रवैया भी अपना चुकी है। पिछले साल बजट में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन से हुई कमाई पर 30% का भारी भरकम टैक्स, अंग्रेजी में कहे तो इनकम टैक्स ऑन क्रिप्टो लगाया था। इसके बाद पिछले साल जुलाई में सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस यानी टीडीएस ऑन क्रिप्टो भी लागू कर दिया था। सरकार की जो नीति है वो इसलिए स्पष्ट मुझे नहीं लगती कि एक तरफ आप बात करते हैं टैक्स लगाने की और दूसरी बात करते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होगा, और तीसरी तरफ आप बात करते हैं कि इस पर हम लीगल एक्शन लेंगे। अगर आप 30% टैक्स लेने की बात करते हैं, इस पर टैक्सेशन की बात करते हैं, तो ये इलीगल होना, और अगर इलीगल है तो उसमें टैक्स लेना और फिर इसको मनी लॉन्ड्रिंग मानना, तो थोड़ा सा विरोधाभास है। तो सरकार को अपनी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि अगर ये इलीगल है तो इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसको इलीगल एक्टिविटी की तरह, एक इकोनॉमिक ऑफेंस की तरह लिया जाए, उस पर एक्शन हो, और अगर इसको लीगलाइज करना है तो उस पर टैक्स लिया जाए, सरकार को रेवेन्यू बढ़ाया जाए। तो सरकार को अपनी नीति जो है वो स्पष्ट करनी होगी, जिससे कि जनता में ये जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये लीगल है या इलीगल है, टैक्स देना है या मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके बारे में सरकार को अपनी नीति को स्पष्ट करना पड़ेगा। ताजे बदलाव की बात करें तो सरकार ने इसे 7 मार्च को अधिसूचित किया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और सभी वर्चुअल डिजिटल पेमेंट्स के ट्रांसफर पीएमएलए के दायरे में आ गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार वर्चुअल डिजिटल स्टेटमेंट्स का व्यवसाय करने वाले निकाय अब रिपोर्टिंग एंटिटीज बन गए हैं। अब ऐसे निकायों को बैंकों और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की तर्ज पर रिपोर्टिंग के मानकों और केवाईसी के प्रावधानों का पालन करना होगा। मतलब साफ है कि सरकार देश में डिजिटल स्टेटमेंट पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है। अब मेरे यानी अखंड प्रताप त्रिपाठी के साथ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।